हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल के ऊपर स्वागत है, अभिनंदन है। अपनी अब तक की बहुत सी क्लास हो चुकी हैं जिसमें अपना अधिगम का टॉपिक चल रहा है और अधिगम के सिद्धांतों में अगर हम बात करते हैं तो हमने थार्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत पढ़ चुके हैं, पावलोव का अधिगम का सिद्धांत पढ़ चुके हैं, स्किनर का अधिगम का सिद्धांत पढ़ चुके हैं। आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो कि बांडुरा ने दिया है उसे पढ़ेंगे। अधिगम का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत इसे साथियों जैसे इंग्लिश टर्म से आपको समझ में आ जाएगा, इसे कहते हैं सोशियल लर्निंग थ्योरी, और इसे ही कह दिया जाता है साथियों सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत यानी सोशियल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। इसी प्रकार से साथियों इसे कह दिया जाता है अनुकरण का सिद्धांत यानी कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। इसी प्रकार से साथियों इसे कह दिया जाता है जैसे कि मॉडलिंग थ्योरी यानी कि मॉडलिंग को कहेंगे हम प्रतिदर्श अधिगम सिद्धांत, या इसे ही हम आदर्श भी बोल सकते हैं, आदर्श अधिगम सिद्धांत। जैसे इंग्लिश शब्द मैंने आपको लिख दिया साथियों, मॉडलिंग लर्निंग थ्योरी। इसे कह जैसा है इमिटेशन लर्निंग थ्योरी। इस प्रकार से साथियों इसके कई नाम हैं इंग्लिश में। अब आपको ये समझना है कि इस सिद्धांत के जो ये सिद्धांत देने वाला है इसका जो प्रतिपादक क्या है। इसका प्रतिपादक है साथियों, इस सिद्धांत को देने वाला है वो है आपका अल्बर्ट बांडुरा। ये अल्बर्ट बांडुरा कहाँ के हैं? ये अल्बर्ट बांडुरा साथियों कनाडा के हैं। कहाँ के हैं? कनाडा के। अब आपको ये समझना है कि ये है क्या। देखिए साथियों, अगर हम बात करते हैं अल्बर्ट बांडुरा की और सामाजिक अधिगम सिद्धांत की, तो इसने शुरुआत व्यवहारवाद से की है और ये चला गया है संज्ञानवाद में। व्यवहारवादियों का मानना ये होता है, या व्यवहारवादी हम उन्हें कहेंगे जो कहते हैं कि व्यक्ति सीखने में संज्ञानात्मक शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करता है, यानी बुद्धि से नहीं सीखता है बल्कि प्रैक्टिस से सीखता है।
अभ्यास से सीखता है, बार बार किसी कार्य को करता है तो उसे वह कार्य करना आ जाता है। अर्थात उसका ये मानना है कि व्यक्ति थिंकिंग से नहीं सीखता है, व्यक्ति अपनी थिंकिंग पावर से नहीं सीखता है, बल्कि उसे तो कोई ना कोई एक फोर्स है, एक उद्दीपक है जो उसके व्यवहार में परिवर्तन लाता है, बल्कि उसकी थिंकिंग से उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता है। अर्थात इन्होंने उद्दीपक को ज्यादा महत्वपूर्ण माना है, मानसिक शक्तियों को, संज्ञान को उतना महत्व नहीं दिया व्यवहारवादियों ने। परंतु हम बांडुरा की बात करते हैं तो बांडुरा क्या करता है कि यह व्यवहारवादियों की तरह वातावरण को तो महत्वपूर्ण मानता है। वो कहता है हाँ, वातावरण सीखने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता है, परंतु सीखता किससे है? वो कहता है संज्ञानात्मक शक्तियों से सीखता है, अपनी बुद्धि के द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। वातावरण भी रोल अदा करता है, वातावरण व्यक्ति की थिंकिंग को प्रभावित करता है, इस रूप में तो वो व्यवहारवादी है। और जब वो थिंकिंग की बात करता है, थिंकिंग के द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, तब साथियों चला जाता है किसमें? संज्ञानवादी में। संज्ञानवादी क्या कहते हैं? मानसिक शक्तियों द्वारा जो सीखता है, संज्ञानात्मक शक्तियों के द्वारा जो सीखता है, उसे हम संज्ञानवादी कहेंगे। चलो वापस आते हैं, फिर समझ में आ जाएंगे। इसने सबसे पहले क्या कहा? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ये कहता है कि जो लर्निंग होगी उसमें सामाजिकता का बहुत ज्यादा योगदान है। अर्थात बालक जो भी लर्निंग करेगा, जो भी सीखेगा, वो समाज से सीखेगा। तो समाज में जो घटनाएं घटित होती हैं उनको बच्चा देखेगा और देखकर उन पे विचार करेगा, और विचार करने के बाद में अपने व्यवहार में परिवर्तन करेगा। तो इस प्रकार वो कहता है कि लर्निंग में सामाजिकता का बहुत बड़ा योगदान है, समाज का बहुत बड़ा योगदान है। आगे चलकर ये केवल यहां से आगे बढ़ जाता है। वो कहता है केवल समाज से ही नहीं, समाज के साथ साथ वह उन चीजों को अपनी बुद्धि में, अपनी स्मृति में धारण करेगा। अर्थात अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए जो समाज में उसने देखा है उस पर विचार करेगा, थिंकिंग करेगा, और फिर उसके आधार पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करेगा। इसलिए इसके आगे चलकर इस सिद्धांत को कहा गया सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत। अब आते साथी अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का अर्थ होता है इमिटेशन, यानी अनुकरण में साथियों नकल। अनुकरण का तात्पर्य है नकल करना। अब ये कहता है कि बालक या व्यक्ति किसी दूसरे को कोई कार्य करता हुआ देखता है और जैसा वो व्यक्ति करता है उसको देख देख कर वह भी वैसा ही कार्य करने लग जाता है। अर्थात अब व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन हो गया है, लेकिन ये परिवर्तन किसकी वजह से हुआ है? ये नकल की वजह से हुआ है, अनुकरण की वजह से हुआ है। इसलिए साथियों इसे अनुकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। मॉडलिंग थ्योरी, मॉडलिंग तात्पर्य है मॉडल, यानी हम किसी को अपना आदर्श मान लेते हैं और आदर्श मान रहे हैं, वो हमारा नायक है और वो जैसा कार्य करता है हम वैसा ही कार्य करने की कोशिश करते हैं। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं, इसे मॉडलिंग थ्योरी भी कह सकते हैं, आदर्श सिद्धांत भी कह सकते हैं। अब वापस आते हैं साथियों, इसे प्रेक्षणात्मक, हिंदी में कई नाम आते हैं, प्रेक्षणात्मक, ऑब्जर्वेशन का साथी होता है। ऑब्जर्वेशन यानी निरीक्षण, अनुकरण कह दो, निरीक्षण कर दो, इसलिए इसे प्रेक्षणात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है, प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत। क्योंकि ऑब्जर्वेशन के कई हिंदी मीनिंग होते, प्रेक्षणात्मक अधिगम की सिद्धांत। तो इसी प्रकार से साथियों अगर हम देखते हैं तो इसे अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत, क्योंकि ऑब्जर्वेशन का हिंदी अवलोकन भी होता है, अवलोकनात्मक अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, अवलोकन सिद्धांत। अवलोकन ही नहीं देखना, क्योंकि ऑब्जर्वेशन का अवलोकन भी होता है, प्रेक्षण भी होता है। तो अब साथियों इसमें आते हैं, इस सिद्धांत को आप केवल नाम समझ पाए हैं, अब हम इस पे विस्तार से इसके प्रयोग के ऊपर बात करते हैं। पुनः दोहराते हैं साथियों। तो इसने क्या कहा उस पे आते हैं।
ये इसका प्रयोग करेंगे ना, उससे अपने को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले लेते हैं साथियों इसका प्रयोग। इसने दो प्रयोग किए हैं साथियों। एक तो इसने बोबोडोल के ऊपर किया है, बोबोडोल, बोबोडोल यानी कि आप कह सकते हो बड़ी सी गुड़िया, बोबोडोल, बोबो गुड़िया, डोल यानी गुड़िया। एक इसने जोकर के ऊपर किए, जोकर के ऊपर। तो पहले इसका बोबोडोल का जो एक्सपेरिमेंट है उसको देखें। देखिए इसने ए, बी और सी तीन बच्चों के समूह बनाए। कुछ बच्चे इस समूह में रखे, ए समूह में, कुछ बच्चे बी समूह में रखे और कुछ बच्चे इसने सी समूह में रखे। तीन वर्ग बना लिए, तीन कैटेगरी बना लिए, तीन समूह बना लिए, ग्रुप्स बना लिए, समूह बना लिए हैं। और इन तीनों बच्चों को एक फिल्म दिखाई जाती है। क्या दिखाई जाती है? एक फिल्म। फिल्म में क्या होता है साथियों कि इन बच्चों को अलग अलग कमरों में फिल्म दिखाई जाती है। ध्यान रखना, एक कमरे में नहीं, अलग अलग कमरों में फिल्म दिखाई जाती है। फिल्म इस प्रकार से है कि इस फिल्म के अंदर एक बहुत बड़ी गुड़िया होती है, एक डोल होती है, और वो डोल इस प्रकार से होता है, अगर इसे पंच किया जाए तो यूँ मान ली इसमें एयर भरी रहती है और यहाँ पर इसमें कुछ ठोस पदार्थ होता है। जैसे ही इसको गिरा दिया जाता है ये वापस खड़ी होके आ जाती है। इस प्रकार से गिराने के बाद यूँ खड़ी हो जाती है। तो एक ए समूह के बच्चे, इनको दिखाया जाता है तीनों को ही कि इस पर ये बोबोडोल है, बड़ी सी गुड़िया है, एक बच्चा आता है, इसको पीटता है, इसको खूब आक्रामकता निकालता है, इसके ऊपर घुसे मारता है, लात मारता है, इसके ऊपर बैठ जाता है, इसको फाड़ने की कोशिश करता है। इस प्रकार से दिखाया जाता है। अब यहां तक फिल्म, जहां तक मैंने बताया है कि इसमें यहां तक तीनों समूह को दिखाया, ए समूह को भी दिखाया जाता है कि एक बच्चा आता है बोबोडोल के साथ में, फाइटिंग करता है, इसको पीटता है, कूटता है, इसके ऊपर बैठ जाता है। बी समूह को भी यही दिखाया जाता है और सी समूह को भी यही दिखाया जाता है। ठीक है, यहां तक तीनों को यही फिल्म दिखाई जाती है। इससे आगे अंतर आ जाएगा। ए समूह को क्या दिखाया जाता है आगे इस फिल्म में? देखो यहां तक का आप ये मान लीजिए फिल्म का इंटरवल है। इंटरवल तक तो सभी को एक समान, एक जैसी फिल्म ही दिखाई जाती है। जैसे मैंने बताया अभी कि यहां पर ए समूह को भी ये दिखाया गया है कि बोबोडोल के ऊपर एक बच्चा आता है और पंच करता है, इसको पीटता है, कूटता है, आक्रामकता दिखाता है। बी समूह को भी सेम यही दिखाया जाता है और सी समूह को भी सेम यही चीज दिखाई जाती है। अंतर क्या आता है? फिर ए समूह को अब इंटरवल के बाद की जो फिल्म है वो तीनों को अलग अलग दिखाई जाएगी, ये मानव। अब यहां पर क्या दिखाया जाता है ए समूह को कि जो बच्चा इसको आक्रामक पीट रहा है तो कोई व्यक्ति आता है, उस फिल्म के अंदर दिखाया जा रहा है, कोई व्यक्ति आता है और बच्चे को पुरस्कार देता है, रिवार्ड देता है, पुरस्कार देता है, पुरस्कार देता है। अब देखिए बी समूह को यह दिखाया जाता है कि ये बच्चा, ये मान लीजिए बच्चा था, ये इसको बोबोडोल को पंच कर रहा था, तो इस बच्चे को कोई व्यक्ति आता है और पनिशमेंट देता है, दंड देता है, पनिशमेंट देता है। यहां पर क्या दिया रहा था? रिवार्ड दिया जा रहा था। यहां पर क्या दिया रहा है? पनिशमेंट दिया जा रहा है। और सी समूह की बच्चों को क्या दिखाया जा रहा है कि न तो उसे पुरस्कार दिया गया, न तो पुरस्कार दिया गया और न ही उसे दंड दिया गया। न तो पुरस्कार दिया गया, न दंड दिया गया। अब आपको समझ में आ गया होगा। एक एक समूह की मैं पूरी फिल्म बताता हूं कि यहां पर ए समूह के बच्चों को क्या फिल्म दिखाई गई है कि एक बच्चा बोबोडोल को पंच करता है, इसके ऊपर आक्रामकता लाता है, फिर इस बच्चे को पुरस्कार दिया जाता है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, उस फिल्म में दिखाया जाता है। इन बच्चों को ये समझ में आया जो पीट रहा है उसको क्या मिल रहा है? पुरस्कार मिल रहा है।
बी समूह के बच्चों को फिल्म क्या दिखाई गई कि एक बच्चा बॉबी डॉल को पंच करता है, उसकी धुनाई करता है, उसकी पिटाई करता है और उस बच्चे को फिर क्या मिला है, दंड मिला है। इन बच्चों ने ये देखा फिल्म। सी समूह के बच्चों ने क्या देखा कि एक बच्चा बॉबी डॉल को पंच कर रहा है, पिटाई कर रहा है, कुटाई कर रहा है, लेकिन उसको न तो पुरस्कार दिया गया न ही दंड दिया गया। अब क्या देखा जाता है इसके बाद में, अब ए समूह के बच्चे जैसे ही सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हैं तो एक बड़ा सा हॉल होता है, उसमें एक बड़ी सी बॉबी डॉल रखी हुई होती है, एक बड़ी सी बॉबी डॉल रखी हुई होती है उसमें। तो ए समूह के बच्चे निकलते हैं और इसकी खूब पिटाई करते हैं, खूब इसको पंच करते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या देखा था कि आक्रामकता देखी थी। बी समूह के बच्चे आते हैं और उसकी उतनी आक्रामकता नहीं करते, उतनी हिंसा नहीं करते हैं, उतनी हिंसा नहीं करते हैं। और सी समूह के बच्चे भी आते हैं तो उसमें कुछ हिंसा करते हैं और कुछ हिंसा नहीं करते हैं। तो ये अंतर आया इनके व्यवहार में, हमें क्या देखने को मिला, अंतर देखने को मिला। क्यों देखने को मिला? क्योंकि इनको तो ये समझ में आ गया कि ऐसा काम करने के बाद में तुम्हें रिवार्ड मिलता है, पुरस्कार मिलता है, इसलिए इन बच्चों ने तो बॉबी डॉल के ऊपर खूब आक्रामकता दिखाई। इन बच्चों को यह समझ में आ गया था, ये बच्चे ये सीख गए थे कि अगर आप पिटाई करोगे तो आपको दंड मिलेगा, इसलिए इन बच्चों ने आक्रामकता बहुत ही कम दिखाई और या नहीं दिखाई। और सी समूह के बच्चों ने, कुछ बच्चों ने आक्रामकता दिखाई और कुछ बच्चों ने नहीं दिखाई। तो यहां समझने वाली बात यह है कि बच्चों ने जैसा देखा उसके अनुसार उन्होंने व्यवहार किया। यानी बच्चों ने ये कैसे सीखा? बच्चों ने ये देखकर सीखा, अनुकरण के द्वारा सीखा। तो वापस आते हैं साथियों, इसको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। बच्चे वही कार्य कर रहे हैं जो बच्चे उन्होंने देखा। अब देखिए दूसरा एक्सपेरिमेंट इसका और समझा देता हूं मैं आपको। दूसरा एक्सपेरिमेंट था इसका जोकर का। वो क्या देखता है, एक सर्कस में बच्चों को लेकर जाता है और जोकर अलग अलग हरकतें करता है। जैसी जैसी वो हरकतें करता है, घर पे आने के बाद में यह देखता है बांडूरा कि सारे बच्चे वैसी हरकतें कर रहे हैं जैसे कि जोकर कर रहा था। तो हम मान सकते हैं वो जोकर की क्या कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, उसका अनुकरण कर रहे हैं। तो अब सीधे सरल शब्दों में साथियों, इसने क्या माना है? इसने माना है कि बालक अनुकरण के द्वारा सीखता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है। अनुकरण ये इमिटेशन, अनुकरण के द्वारा सीखता है। अब प्रश्न उठता है, ये अनुकरण की प्रक्रिया संपन्न कैसे होती है और इसके चरण कितने हैं? उससे पहले भी साथियों कुछ चीजें इस प्रकार से समझेंगे आपके। जब मैंने आपको अधिगम का मीनिंग समझाया था, विशेषताएं बताई थी, वहां से आपसे कहा था अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन, अपेक्षाकृत, स्थायी परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन। यहां हम सरल शब्दों में केवल इतना ही रखें, व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन। अब व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है वो साथियों वहां पर मैंने समझाया था प्रत्यक्ष अनुभवों से भी हो रहा है, प्रत्यक्ष अनुभवों से भी हो रहा है और अप्रत्यक्ष अनुभवों से भी हो रहा है, अप्रत्यक्ष अनुभवों से भी हो रहा है। लेकिन यहां अगर आप प्रश्न उठता है कि बांडूरा ये मानता है कि व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है वो अप्रत्यक्ष अनुभवों से हो रहा है, तो सीखने का संबंध किस प्रकार के अनुभवों से है? सीखने का संबंध अप्रत्यक्ष अनुभवों से है, या अप्रत्यक्ष अनुभवों के द्वारा व्यक्ति सीखता है। ऐसा कौन सी थ्योरी मानती है? ऐसा मानती है कि साथियों ये बांडूरा वाली सामाजिक अधिगम से। आपको ये लगेगा प्रत्यक्ष अनुभव क्या है और अप्रत्यक्ष अनुभव क्या है? जब व्यक्ति खुद इन्वॉल्व होता है किसी कार्य में, व्यक्ति खुद इन्वॉल्व होता है, स्वयं इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व यानी उसमें सहभागी होता है, उस कार्य में
उस कार्य को स्वयं करके सीख रहा है, खुद करके सीख रहा है, तो हम कहेंगे उस कार्य में वो व्यक्ति उस सीखने की प्रक्रिया में खुद सहभागी है। लेकिन जब किसी दूसरे को करते हुए देखता है और फिर केवल देखकर उस कार्य को करता है, उस कार्य को सीखते समय उस व्यक्ति ने उस कार्य में इन्वॉल्वमेंट नहीं था, केवल किसी दूसरे व्यक्ति को उस कार्य को करते हुए देखा और फिर उस कार्य को किया, पहले किसी और को देखा, तो ऐसे अनुभव को हम अप्रत्यक्ष अनुभव कहेंगे, क्योंकि उस कार्य में उसका खुद का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। जैसे इसके लिए जो वो शब्द यूज करता है कौन, बांडुरा कहता है वाइकेरियस शब्द यूज करता है। वो कहता है वाइकेरियस लर्निंग होती है। वाइकेरियस क्या होता है, देखिए साथियों, वो शब्द यूज करता है वाइकेरियस लर्निंग। अब वो कहता है वाइकेरियस तीनों हो सकती है। वाइकेरियस किस किस में जा सकता है, वाइकेरियस साथियों जा सकता है, अगर आप देखेंगे वाइकेरियस मैं समझाऊंगा है क्या, अभी आप ये समझे। वाइकेरियस वो कहता है पनिशमेंट में भी जा सकता है, पनिशमेंट के में भी जा सकता है वाइकेरियस। और वो कहता है कि इसमें रीइंफोर्समेंट में भी जा सकता है, रीइंफोर्समेंट में भी जा सकता है वाइकेरियस, और साथियों वो लर्निंग में भी जा सकता है। अगर वो लर्निंग में जा रहा है तो हम वाइकेरियस लर्निंग कहेंगे। अब ये कहेगा वाइकेरियस लर्निंग क्या है। वाइकेरियस का अर्थ देखिए साथियों, अगर सही देखा जाए तो वाइकेरियस का अर्थ इसका हिंदी ट्रांसलेशन तो नायक होता है, या अपन इसको कहें, इसका सिमिलर शब्द एक और है जिसे कहा जाता है इनडायरेक्ट। फिर इसका हिंदी क्या बन जाएगा, अप्रत्यक्ष बन जाएगा, जो अभी मैंने आपको समझाया अप्रत्यक्ष अनुभवों के द्वारा। वाइकेरियस या कहते हैं अप्रत्यक्ष, इसका सिमिलर उसने शब्द यूज किया है वाइकेरियस, लेकिन उसका क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष। तो कहता है कि जो लर्निंग है वो किससे हो रही है, अप्रत्यक्ष अनुभवों से हो रही है। अब यहां पर ये पनिशमेंट में चला जाता है अप्रत्यक्ष, और रीएनफोर्समेंट में भी चला जाता है। अब मान लीजिए कि आपने, बच्चे ने जो कार्य किया और आपने उसे पनिशमेंट दे दिया, दंड दे दिया, तो उस दंड से भी वो समझ जाएगा। जैसे मैं आपको समझाता हूं कि कक्षा में एक बच्चे ने गलती की और टीचर ने उस बच्चे को दंडित कर दिया। अब जो बाकी जो बच्चे बचे हैं ना, उनको समझ में आ जाएगा कि अगर तुम भी ऐसी गलती करोगे तो तुम्हें भी दंड मिलेगा। तो वो ये जो पनिशमेंट है ना वो वाइकेरियस है, अप्रत्यक्ष दंड मिल गया सभी बच्चों को, अप्रत्यक्ष दंड मिल गया भाई। प्रत्यक्ष रूप में दंड नहीं मिला, हर बच्चे को दंड नहीं मिला है, एक बच्चे को दंड मिला है, लेकिन सभी बच्चों को ये समझ में आ गया कि अगर यह गलती तुम भी करोगे तो तुम्हें भी यह दंड मिलेगा। तो ऐसे दंड को प्रत्यक्ष रूप से उस बच्चे को दंड न मिलते हुए भी अप्रत्यक्ष रूप से उस बच्चे को दंड मिल गया है, इसलिए इसे वाइकेरियस पनिशमेंट कहेंगे। तो वाइकेरियस पनिशमेंट से भी बच्चा सीख जाता है कि तुझे ये गलती नहीं करनी है। इसी प्रकार से वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट में क्या होगा, किसी बच्चे ने अच्छा कार्य किया तो शिक्षक ने उसे पुरस्कार दिया, तो बाकी बच्चों को यह समझ में आ गया है तुम भी ऐसा काम करोगे तो तुम्हें भी इस प्रकार का पुरस्कार मिलेगा। अभी बाकी बच्चों को पुरस्कार नहीं मिला है, परंतु वह ये इस बात को सीख गए हैं, समझ गए हैं कि तुम भी अगर ऐसा कार्य करोगे तो तुम्हें भी रिवार्ड मिलेगा, तुम्हें भी पुनर्बल मिलेगा, तुम्हें भी पुरस्कार मिलेगा। तो ऐसे पुरस्कार को, ऐसे रीइंफोर्समेंट को हम वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट कहेंगे। तो देखिए वाइकेरियस ने अप्रत्यक्ष चीज किस में जा रही है, पनिशमेंट में भी जा रही है।
और अप्रत्यक्ष किस में जा रहा है? पुरस्कार में भी जा रहा है। अर्थात उस बच्चे को प्रत्यक्ष रूप से पुरस्कार नहीं मिला, केवल एक बच्चे को पुरस्कार मिला है, परंतु और बाकी बच्चों को यह समझ में आ गया कि तुम भी अगर ऐसा कार्य करोगे तो तुम्हें भी पुरस्कार मिलेगा। इसी प्रकार से फिर उनके व्यवहार में ये लर्निंग आ गई। वाइकेरियस इन अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे कहूं कि एक लड़की है अपनी सहेली के घर जाती है और वहां उस सहेली की माँ किचन में खाना बना रही है और वो पास में खड़ी खड़ी देख रही है, कुछ भी नहीं पूछ रही है, न उसके खाने बनाने में हेल्प कर रही है, केवल वो खड़ी होकर आंटी जी को खाना बनाते हुए देख रही है और घर आकर उसी प्रकार का खाना वो खुद बनाती है फिर अपने घर आकर। तो देखिए उसने क्या किया, यहां पर क्या वो आंटी जी के साथ खाना बनाने में इन्वॉल्व थी? इन्वॉल्व नहीं थी, केवल उसका ऑब्जर्वेशन कर रही थी, केवल उसका निरीक्षण कर रही थी, केवल उसका अवलोकन कर रही थी, केवल उसको देख रही थी। देखकर अपने घर आकर फिर उसी खाने को बना दिया, लेकिन जब आंटी जी खाना बना रही थी तो उस खाने में उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं था, केवल देखा था। इसलिए ऐसे अनुभव को हम वाइकेरियस एक्सपीरियंस कहेंगे। वाइकेरियस था, अप्रत्यक्ष था, इसके लिए मैंने सिमिलर शब्द यूज किया है इनडायरेक्ट। अप्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा अब बच्ची के व्यवहार में परिवर्तन आ गया, अर्थात पहले वह चीज उसे बनानी नहीं आती थी, अब वह उस चीज को बना लेती है, अर्थात उसके व्यवहार में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। तो इसे वाइकेरियस लर्निंग कहेंगे। तो मैंने कहा ये अप्रत्यक्ष अनुभव पनिशमेंट में भी जा सकते हैं, ये अप्रत्यक्ष अनुभव रीइंफोर्समेंट में भी जा सकते हैं, ये अप्रत्यक्ष अनुभव लर्निंग में भी जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं साथियों यहां जो मैंने बालिका का और उसकी आंटी जी का जो आपको एग्जाम्पल दिया है तो वो प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। हाँ, वो आंटी जी जो कार्य कर रही थी वो उसका प्रत्यक्ष अनुभव था, लेकिन वो बच्ची साइड में खड़े होकर देख रही है, वो उसके लिए अप्रत्यक्ष अनुभव था। ये उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इस अंदाज में राजस्थान में नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए थोड़ा आपको अटपटा लग रहा होगा। अगर किसी दूसरे टीचर से आपने पढ़ा होगा कि यार ये चीजें क्या ले आई, रटा रटा ये काम नहीं करेंगे, आपको कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, अब आपसे चाहे वाइकेरियस। अब आगे चल के अपन इस चीज को इस रूप में समझेंगे कि इसने लर्निंग को एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया माना है। लर्निंग को यानी अधिगम को बांडुरा ने क्या माना है? एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस माना है, जटिल प्रक्रिया माना है। और इसने इसके ये कहा है केवल इसका एक कारण नहीं हो सकता, किसी एक कारण से अधिगम नहीं हो सकती, लर्निंग नहीं हो सकती। तो लर्निंग होने के लिए इसने 3 कारक बताए हैं और ये तीनों एक दूसरे से क्या है? पारस्परिक रूप से जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। 3 कॉजेज बताए हैं। जैसे हम बात करेंगे तो इसने कॉजेज ऑफ लर्निंग, कॉजेज ऑफ लर्निंग यानी अधिगम के कारक। अधिगम के इसने कारक 3 बताए। कितने बताए साथियों? 3 कारक बताए। आपको ध्यान रखना है, इसने अधिगम के 3, और ये बड़ी कॉम्प्लेक्स बताए, जटिल प्रक्रिया बताया। अधिगम को कैसी प्रक्रिया बताया है? अधिगम जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स है, सिंपल नहीं है, अधिगम जटिल प्रक्रिया है। अर्थात हम ये नहीं कह सकते किसी एक कारक की वजह से अधिगम होता है, जैसे कि व्यवहारवादी कहते थे उद्दीपक की वजह से क्या होती है? लर्निंग होती है। ये कहता नहीं, इतना सिंपल नहीं है। ये क्या बता रहा है? 3 कारक बता रहा है। एक तो बताया एनवायरमेंट, एनवायरमेंट यानी पर्यावरण, वातावरण बोल सकते हैं, एनवायरमेंट। एक साथियों बिहेवियर यानी व्यवहार, इंग्लिश शब्द भी आप याद रखें, एनवायरमेंट, बिहेवियर। और एक साथियों इसने यूज किया है जिसे अलग अलग रूप में आपको बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं कि कॉग्निशन। तो देखिए अब यहां पर कॉग्निशन यानी संज्ञान,
अब देखिए, इसने इस रूप में समझाने का प्रयास किया साथियों, यानी कि ये पर्यावरण है, एनवायरमेंट है, ये व्यक्ति के संज्ञान को प्रभावित करता है। व्यक्ति का संज्ञान, देखिए इधर भी एरो लग रहा है, व्यक्ति का संज्ञान पर्यावरण को प्रभावित करता है। पर्यावरण व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है। व्यवहार पर्यावरण को प्रभावित, एनवायरमेंट को प्रभावित करता है। व्यवहार व्यक्ति के संज्ञान या कॉग्निशन, यानी कॉग्निशन को हम थिंकिंग भी बोल सकते हैं, थिंकिंग, व्यक्ति की थिंकिंग को प्रभावित करता है, और व्यक्ति की थिंकिंग व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। इस प्रकार से ये तीनों, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये तीनों चीजें एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। पर्यावरण कॉग्निशन को भी, संज्ञान को प्रभावित करता है, संज्ञान पर्यावरण को भी, पर्यावरण व्यवहार को भी प्रभावित करता है, व्यवहार पर्यावरण को प्रभावित करता है, व्यवहार संज्ञान को भी प्रभावित करता है, संज्ञान व्यवहार को भी प्रभावित करता है। इस प्रकार से वो तीनों एक है। इसके लिए वो शब्द यूज करता है साथियों कि प्रोक्सिकल, अगर हम देखते हैं रेसिप्रोकल का होता है परस्पर, यानी आपस में परस्पर, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म का अर्थ होगा नीतिवाद, यानी परस्पर नीतिवाद से तात्पर्य है ये तीनों जो कोजेज है, तीनों जो अधिगम के कोजेज है, तीनों जो कारक है, वो परस्पर यानी रेसिप्रोकल, यानी आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को मतलब कि एक दूसरे से अंतर संबंधित है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पर्यावरण एक दूसरे, इसलिए इन तीनों के लिए वो शब्द यूज करता है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, परस्पर या पारस्परिक नीतिवाद। आपसे सीधी टर्म पूछ लिया जाए रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म शब्द का इस्तेमाल किस मनोवैज्ञानिक ने किया है, तो बांडुरा ने। या किस अधिगम सिद्धांत से उसका संबंध है, तो सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत से। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि इसने अधिगम के कितने कारक माने हैं, अधिगम के 3 कारक माने हैं। एनवायरमेंट को साथियों हो सकता है, आपको मीनिंग समझना है, एनवायरमेंट की जगह नेचर भी मिल सकता है, नर्चर जिसको अपन पोषण बोलते हैं हिंदी में, नेचर तो प्रकृति हो जाएगा, नर्चर। कॉग्निशन की जगह आपको थिंकिंग भी मिल सकता है, कॉग्निशन की जगह थिंकिंग मिल सकता है, व्यवहार की जगह एक्शन भी मिल सकता है साथियों, एक्शन। तो ये इनका मीनिंग है ना, वो समझ में आना चाहिए, भाव समझ में आना चाहिए। व्यवहार, ये व्यवहार यानी व्यक्ति कोई काम करेगा, एक्शन। संज्ञान यानी सोचेगा, तो थिंकिंग। एनवायरमेंट यानी पोषण, नर्चर। तो तीनों चीजों आपको ध्यान रखें। वो कहता है नर्चर, थिंकिंग और एक्शन के बीच में संबंध होता है, ये तीनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसे ही उसने शब्द यूज है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। इसने 3 कारक बता दिए, साथ ही तीनों कारक आपको याद रखने पड़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आए होंगे। अब आगे चल के हम बात करेंगे साथियों हम बात करते हैं, और वो आता है इसकी प्रोसेस, किसकी, लर्निंग प्रोसेस या स्टेजेज कह देंगे, स्टेजेज किसकी, अधिगम की प्रोसेस में, अर्थात प्रक्रिया या अधिगम के चरण, या इसे ही कह दिया जाएगा जो इमिटेशन है, अनुकरण। उसने क्या कहा है, लर्निंग किससे हो रही है, अनुकरण से, इमिटेशन से। अनुकरण की प्रक्रिया
के चरण, इसे और हिंदी में सरल करें, अनुकरण की प्रक्रिया के चरण या सीखने की प्रक्रिया के चरण, किसके अनुसार? बांडोरा के अनुसार। इसने अनुकरण की प्रक्रिया के 4 स्टेज बताए हैं, 4 चरण बताए। कितने चरण बताए साथियों? 4 चरण बताए, जिसमें एक एक पे लेके आते हैं। पहला, और इनका देखना सीक्वेंस यही रहेगा साथियों, इनका सीक्वेंस आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, इनका क्रम यही रहेगा। तो पहले जैसे कि वो लेके आता है, देखिए साथियों, जिसको सबसे पहले अगर देखते हैं तो वो कहता है अटेंशन, 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 अटेंशन। और एक आता है साथियों इसका रिटेंशन, रिटेंशन, अटेंशन, रिटेंशन। एक होता है साथियों जिसको हम करेंगे प्रोडक्शन, 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 प्रोडक्शन। और एक रहेगा साथियों रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट। देखिए इसको शॉर्ट में बोल देते हैं साथियों, याद रखने, AR PR, AR PR, आपको शॉर्ट में याद रखने के। A फॉर अटेंशन, R फॉर रिटेंशन, P फॉर प्रोडक्शन, R फॉर रीइंफोर्समेंट। इसलिए इसे AR PR भी बोल देते हैं। यहां पर कई बार आपको साथियों प्रोडक्शन की जगह ये मिलेगा आपको रिपीटेशन, रिपीटेशन या रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन या रिपीटेशन, 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 रिप्रोडक्शन, इनमें मिल सकता है। इसलिए R आपको ध्यान रखना है, प्रोडक्शन भी करना है तो इसे आपको, इसलिए कई जगह आपको कई बुकों मिल जाएगा ARRR। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो उसने क्या लिया? रिप्रोडक्शन ले लिया या फिर रिपीटेशन ले लिया। तो इनको आप कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने यहां से हटा के इसको लिखा था। अगर आप जैसा भी उपयुक्त समझे। अब इसका हिंदी देख लें। अटेंशन का अर्थ होता है अवधान, अवधान, अवधान। रिटेंशन का अर्थ होता है धारण करना, धारण करना। प्रोडक्शन का होता है कि उत्पादन करना, रिप्रोडक्शन पुनः उत्पादन करना, या रिपीटेशन का अर्थ होता है प्रस्तुति, रिपीट करना। तो आप यह प्रस्तुतिकरण कर सकते हो, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण या उत्पादन। फिर आता है साथियों रीइंफोर्समेंट का अर्थ होता है पुनर्बलन, पुनर्बलन, पुनर्बलन। आप इसको समझें, ये क्या कहना चाहता है? जब हम अनुकरण की प्रक्रिया करते हैं, हम किसी की नकल करते हैं और इस नकल के द्वारा या अनुकरण के द्वारा जब हम सीखते हैं तो ये सीखने का प्रोसेस इन 4 चरणों से गुजरता है, इन 4 स्टेप्स से गुजरता है। पहला स्टेप है अटेंशन, यानी देखना, अवधान यानी ध्यान से देखना। समाज में कोई घटना घटित हो रही है या कोई दूसरा व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, उसको व्यक्ति या बालक बड़े गौर से देखता है, ध्यान से देखता है। चलो देख लिया, यहां से अलर्ट होना जरूरी है। यहां वो ध्यान से देखता है, ध्यान से देखने के बाद में वो उस चीज को अपनी मेमोरी में, अपनी स्मृति में धारण कर लेता है, स्टोर कर लेता है, धारण कर लेता है। और जैसा उसने धारण किया है, कुछ समय के बाद में उस चीज को प्रस्तुत करता है। तो ये चीज पहले प्रस्तुत हो चुकी है यहां पर समाज में, जहां बालक ने देखी थी। अब तो यह उसे दोबारा रिपीट कर रहा है, इसलिए इसे रिपीटेशन या रिप्रोडक्शन कहा जाता है। दोबारा इसलिए इसे पुनः प्रस्तुतिकरण भी कहा जाता है, पुनः प्रस्तुतिकरण। दोबारा प्रस्तुत कर रहा है क्योंकि उससे पहले तो ये समाज में वो चीज प्रस्तुत हो चुकी है,
बालक तो उसे बस रिपीट कर रहा है। तो पहले वो क्या ध्यान से देखेगा, फिर अपनी स्मृति में, अपनी मेमोरी में उस चीज को स्टोर करेगा, धारण करेगा। धारण करने के बाद में वह उसका प्रस्तुतिकरण करेगा। प्रस्तुतिकरण करने के बाद में उसे रीइंफोर्समेंट मिलेगा, पुनर्बलन मिलेगा। अब ये पुनर्बलन साथियों सकारात्मक भी मिल सकता है, पॉजिटिव भी मिल सकता है और नेगेटिव नकारात्मक भी मिल सकता है। ये बच्चे ने कौन सा कार्य किया है उसके आधार पे मिलेगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूं, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि एक लड़की अपनी सहेली के घर जाती है और अपनी सहेली की माँ को खाना बनाते हुए देखकर वो बच्ची चुपचाप खड़ी खड़ी उसे देखती रहती है। आंटी जी खाना बना रही है और वो बच्ची देख रही है, ध्यान से देख रही है, अटेंशन, ऑब्जर्वेशन कर रही है उसका, अटेंशन। और फिर उस सब चीज़ों को अपनी स्मृति में स्टोर करती जा रही है। आंटी जी ने इतना मसाला डाल दिया, अच्छा इतनी देर इसको मसाले को हिलाया है, अच्छा उसके बाद में इसमें पानी डाल दिया। इस प्रकार से मेमोरी में धारण किया। धारण करने के बाद में वो अपने घर पे आ गई और अब वह अपने किचन में गई और जो उसकी बुद्धि ने धारण किया था उसके अनुरूप अब उसको क्या करती है, अपने किचन में उस खाने को बनाना शुरू कर देती है। खाना बनाने के बाद में घर वालों के सामने वह खाना परोसा जाता है। अगर खाना अच्छा बना है तो घर वाले कहेंगे शाबाश बेटा बहुत अच्छा। अब जैसे उसे बहुत अच्छा कहा, उसको शाबाशी मिली, तो उसके लिए रीइंफोर्समेंट कैसा था, पॉजिटिव था। अब जैसे उसको रीइंफोर्समेंट या पॉजिटिव मिला तो वो बालिका दोबारा कभी उस किचन में जाकर वह खाना दोबारा बनाएगी और इस प्रकार वह उस कार्य को सीख जाती है। तो यहां पर ये बांडुराय कहता है कई बार तो ऐसा होता है कि व्यक्ति एक ही प्रयास से सीख जाता है, कई बार उसे कई प्रयास करने होते हैं और कई प्रयास ये पुनर्बलन पे डिपेंड करेंगे। अगर उसे पॉजिटिव पुनर्बलन मिला है तो बालक उस प्रयास को फिर दोबारा करेगा, फिर कोशिश करेगा। तो इस प्रकार वो कोशिश करते हुए उस चीज को सीख जाता है। अब इसे और सरल शब्दों में देखेंगे बेटा कि हम यहां देख रहे हैं कि अटेंशन, इसको हम अटेंशन के ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं। ऑब्जर्वेशन, 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 ऑब्जर्वेशन से तात्पर्य था निरीक्षण। भाई हम जो अटेंशन कर रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन। तो हो सकता है आपका मीनिंग कभी ये आ जाए कि भाई अनुकरण की जो प्रक्रिया है, सामाजिक अधिगम की जो प्रक्रिया है उसमें पहला स्टेप कौन सा है, और उसमें अटेंशन शब्द नहीं हो, ऑब्जर्वेशन हो तो भी चल जाएगा। इसी प्रकार से रिटेंशन है धारण करना, तो धारण हम किस में करेंगे, हमारी मेमोरी में। तो हो सकता है रिटेंशन की जगह मेमोरी शब्द हो, मेमोरी हो, मेमोरी है ना स्मृति, याददाश्त। अब देखिए रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन में क्या कर रहा है, वो बालिका अपने किचन में जाके कर रही है, तो यहां इसके लिए एक्शन, एक्शन भी आ सकता है। रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट में क्या है, बच्चे को हमने पुनर्बल दिया और पॉजिटिव रूप में दिया, तो वो क्या हो गया, मोटिवेशन। तो इसकी जगह मोटिवेशन भी हो सकता है, मोटिवेशन। इसलिए साथियों आपको घबराना नहीं, अगर इस थ्योरी को अच्छे से आपने समझ लिया है तो अटेंशन की जगह ऑब्जर्वेशन आ गया, तो भी अवधान यानी ध्यान से देखना। देखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन है, निरीक्षण कर रहे हैं। और ऑब्जर्वेशन देखने के बाद में हम अब क्या करेंगे, हमारी स्मृति में, हमारी मेमोरी में इसको धारण करेंगे। धारण करने रिटेंशन, रिटेंशन को हम मेमोरी में धारण करने, मेमोरी भी आ सकता है, स्मृति भी आ सकता है। तीसरा, अब मेमोरी में जैसा हमने धारण किया है वैसा ही हम क्या करेंगे साथियों, प्रस्तुत करेंगे। तो इसे रिप्रोडक्शन या रिपीटिशन, पुनः प्रस्तुतिकरण कहा जाएगा। और पुनः क्या कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं उस काम को दोबारा, जो समाज में होता देखा, जैसा हमने धारण किया, तो इसे हम एक्शन भी कह सकते हैं। और रीइंफोर्समेंट,
रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन कार्य किसका करेगा? मोटिवेशन का, इसलिए इसे मोटिवेशन भी कह सकते हैं। तो साथियों अनुकरण की ये 4 स्टेज, इसमें आप देखेंगे जैसे कि हल्की सी हम बात करते हैं कि कोई बच्चा है अपने घर पर अपने चाचा को बीड़ी पीते हुए देख लेता है। पहले वो क्या कर रहा है? ऑब्जर्वेशन कर रहा था, अटेंशन, उसको ध्यान से देख रहा है चाचा को बीड़ी पी, कैसे चाचा ने बीड़ी निकाली, कैसे माचिस जलाई, कैसे उसको किया, किस प्रकार फिर धुआं को बाहर निकाला। अब इस सब चीजों को अपनी मेमोरी में फिट कर लिया, धारण कर लिया। कुछ समय बाद में मौका लगता है तो बंडल में से वो निकालता है बीड़ी और फिर उसको उसी प्रकार जलाता है, उसी प्रकार पीता है। रिपीटेशन कर दिया, पुनः प्रस्तुतिकरण कर दिया। और पुनः मतलब इतने में उसके फादर उसको देख लेते हैं और उसकी 2 चप्पट मारते हैं, तो बच्चा उस कार्य को दोबारा नहीं करता है, अर्थात नहीं सीख पाता है। लेकिन मान लीजिए उसी समय उसे कोई ऐसा मिल जाए, उसका दोस्त, और शाबाश बहुत अच्छा काम कर रहा है, गुड, तो बच्चा दोबारा फिर बीड़ी पीता है, क्योंकि उसे मोटिवेशन मिल गया, पुनर्बलन मिल गया। तो कहते हैं सीखने की प्रक्रिया इन 4 स्टेप से गुजरती है। उम्मीद करता हूं साथियों आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसका कहते हैं, इसका शैक्षिक महत्व क्या है, इसका एजुकेशन में एप्लीकेशन क्या है, क्या इसका हम शिक्षा जगत में किस प्रकार से प्रयोग करें। तो देखिए साथियों, इसके लिए अब इसके शैक्षिक महत्व से आपको पूरी थ्योरी वापस समझ में आ जाएगी। जैसे इसको पुनः मैं देखा हूं, अटेंशन यानी देखना, देखेगा, ध्यान से देखेगा, अपनी बुद्धि में, अपनी स्मृति में उसे धारण करेगा, धारण करने के बाद में उसे वापस प्रस्तुत करेगा और प्रस्तुत करने पर उसे पुनर्बलन मिलेगा और पुनर्बलन से बालक उस कार्य को करना सीख जाता है। जैसे कि आपने इसमें देखें, एक बालक है, जैसे अपन देखते हैं कि एक बालक, पहले आपके टाइम पे आप देखते होंगे, पहले शक्तिमान आता था तो बच्चे ध्यान से शक्तिमान को देखते थे, वो छतों से उड़ जाता था शक्तिमान, फिर अपनी बुद्धि में उसे क्या है फिट कर लेते थे मेमोरी में, और थोड़ी देर में गली गली में करते बच्चे, छोटे छोटे बच्चे करते शक्तिमान शक्तिमान, जैसा वो देखते थे, जैसा उन्होंने जैसा देखा वैसा धारण किया, जिस प्रकार से उन्होंने धारण किया वैसा ही प्रस्तुत किया, और प्रस्तुत करने पे फिर उधर अगर कोई दूसरा होता शाबाश तो बच्चा ज्यादा करता, और अगर उधर डांट मिलती बना देते रहे को शक्तिमान तो बच्चा दुबक जाता था। तो सीखने की प्रक्रिया इन 4 स्टेप से गुजरती है साथियों। अब इसका आता है शैक्षिक महत्व। शैक्षिक महत्व, शैक्षिक महत्व, शैक्षिक महत्व, इस सिद्धांत का शिक्षा जगत में महत्व क्या है। देखिए साथियों, एक तो ये इसका मानना है कि जो सीखना है, जैसे कि अगर हम थॉर्नडाइक को माने तो थॉर्नडाइक ने क्या माना था सीखने को? उसने माना था कि अभ्यास का परिणाम है। सीखना किसका परिणाम है? अभ्यास का परिणाम है। पावलोव की बात की तो हमने क्या, क्रिया की पुनरावृत्ति या यांत्रिक तरीके से सीखा जाता है, क्रिया की पुनरावृत्ति द्वारा सीखा जाता है। तीसरी बात आती है कि अगर हम देखें, स्किनर को देखा था तो उसने कहा था कि पुनर्बलन के द्वारा सीखता है, पुनर्बलन के द्वारा, ऐच्छिक क्रियाओं के द्वारा, पुनर्बलन के द्वारा सीखता है। यहां पर ये क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं अनुकरण के द्वारा सीखता है, बालक अनुकरण के द्वारा सीखता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है। तो यहां पर साथियों दूसरी बात क्या आ जाती है, जो बालक अनुकरण है। तो देखिए, अगर स्तर की बात करें
तो अनुकरण की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा शिशु करता है। तो छोटा बच्चे है ना, छोटे बच्चों का लर्निंग के लिए ये ज़्यादा उपयोगी है। छोटी उम्र के बालकों के अधिगम के लिए यह ज़्यादा उपयोगी है। ऐसा नहीं कि बड़ों के लिए उपयोगी नहीं है, बड़े भी अनुकरण करते हैं, लेकिन बड़े अनुकरण कम करते हैं, छोटे बच्चे अनुकरण ज़्यादा करते हैं। इसी प्रकार से साथियों, इसका मानना है कि एक शिक्षक को और अभिभावक को रोल मॉडल होना चाहिए। किसका रोल मॉडल है? वो उन बच्चों का। तो उनके ऊपर जिम्मेदारी है वो क्या करें, उन शिक्षकों के ऊपर, अभिभावकों के ऊपर जिम्मेदारी है कि बच्चे के सामने अपने आदर्श व्यक्तित्व को प्रस्तुत करें, आदर्श व्यक्तित्व को प्रस्तुत करें। क्योंकि बच्चा उनके गुणों को या उनके व्यवहारों को देखेगा, अपनी स्मृति में धारण करेगा, उनको पुनः प्रस्तुत करेगा। इसलिए सारा का सारा ये क्या कहता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, हम बच्चों के सामने जो एक्शंस करते हैं वो एक्शंस ऐसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, बच्चों में गुणों को विकास करने वाले होने चाहिए। क्योंकि बच्चे उस एक्शन का इमिटेशन, आपकी नकल करेंगे। इसलिए आपने देखा होगा सिनेमा सीधे सीधे लोगों को, बच्चों को प्रभावित करता है। इसलिए बहुत सी पिक्चरों को हम क्या करते हैं, सेंसर करते हैं कि इस उम्र के बच्चों, छोटी उम्र के बच्चे नहीं देख पाएंगे। क्योंकि बच्चे सीधे सीधे उनसे प्रभावित होते हैं और बच्चे उनकी नकल करते हैं। आपने देखा होगा जो गजनी फिल्म आई थी आमिर खान की, तो गांव गांव गली गली में इस प्रकार की हेयर कटिंग चला, गजनी जैसी हेयर कटिंग चला गई। जो नकल करना, जहां भी नकल की बात आए, अनुकरण की बात आए, उसके जैसे बनने की बात आए, तो आप समझ जाना वो किस अधिगम सिद्धांत से उसका संबंध है। उसका जैसे आपसे एग्जाम्पल के तौर पर आ जाए, एक बालक अपने पिता जैसे, एक छोटा बालक अपने पिता की तरह बैग लगाकर ऑफिस जाने का नाटक करता है, तो इसका संबंध किस अधिगम सिद्धांत, यानी वो अपने पिता जैसा बनने की कोशिश कर रहा है, पिता की नकल कर रहा है, तो आ जाएगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। आ जाए एक नवयुवक अपने पसंदीदा हीरो जैसे आमिर खान जैसी हेयर स्टाइल अपनाता है, एक युवती अपनी पसंदीदा हीरोइन जैसा गेटअप धारण करती है। ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे साथियों, ये आ जाएगा आपके अनुकरण के सिद्धांत या सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत से संबंधित। इसमें अगर प्रश्न पूछा जाए आपसे कि एक शिक्षक अपने कक्षा कक्ष को या विद्यालय को स्वतंत्रता सेनानियों की चित्रों से सुसज्जित करता है, तो उस शिक्षक को किस अधिगम सिद्धांत की जानकारी है, तो उसका आएगा सामाजिक अधिगम। वो क्या चाहता है, भाई झांसी की रानी की फोटो लगी हुई है, महाराणा प्रताप की फोटो लगी हुई है, विवेकानंद की फोटो लगी हुई है, इन्हें वो चाहता है कि बच्चे इनको देखें और इनके बारे में जाने, अर्थात बालक इनके जैसे बनने का प्रयास करें, यानी इनका अनुकरण करें। इसलिए कई बार मीडिया को समझाया जाता है, आप आतंकवादियों को इतना बढ़ा चढ़ा कर उनका बखान मत करो, अन्यथा छोटे बच्चे उनके जैसे अपराधी बनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनकी नकल करेंगे, अनुकरण करेंगे। इसी कारण से ये कहा जाता है कि छोटे बच्चों को हिंसात्मक जो हैं या अश्लील जो चित्र हैं वो नहीं दिखाने चाहिए, ऐसी फिल्में नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि उनका सीधा असर बच्चे के ऊपर आता है। बच्चा उनको देखता है, अपनी स्मृति में धारण करता है, फिर बच्चा वैसा ही करने का प्रयास करता है। आपने कई बार देखा हो साथिया, बच्चे जब मूवी देख लेते हैं, उसके बाद में एक्शन मूवी होती है, तो पूरी मूवी देखते हैं, बड़ी गौर से देखते हैं, पलक भी नहीं झपकाते, पानी पीने भी नहीं जाते हैं, लेकिन मूवी खत्म होने के बाद में कहेंगे डिस्कूम डिस्कूम, जैसे हीरो ने
चाकू उछाला था वैसे चाकू उछालेंगे, उशूम झूम 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 झूम, ऐसे ऐसे करेंगे। वो क्या है, जैसा उन्होंने देखा उसको धारण किया, वैसा ही प्रस्तुत किया। अगर उनको डांट मिल गई तो ठीक है, चुप हो जाएंगे। अगर डांट नहीं मिली, दंड नहीं मिला, तो बच्चे फिर उसका क्या करेंगे, उस चीज को दोबारा रिपीट करेंगे, अर्थात उसको सीख जाएंगे। यानी सीधे सरल शब्दों में ये कहता है कि शिक्षक को और अभिभावकों को बच्चे के सामने ऐसा वातावरण प्रस्तुत करना चाहिए जो बच्चे के व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी हो। इसी प्रकार से अगर सीधा आपसे प्रश्न क्या है, व्यक्तित्व विकास हेतु, व्यक्तित्व विकास के लिए, या इसे ही साथियों कहा जा सकता है, व्यक्तित्व विकास के साथ साथ आप ये कह सकते हो कि व्यक्तित्व के विकास के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अधिगम का सिद्धांत कौन सा है, तो आपके साथियों उसका आंसर बनेगा सीधा सा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। व्यक्तित्व निर्माण कह सकते हो, व्यक्तित्व विकास कह सकते हो। इस प्रकार से साथियों अगर हम मूल रूप से देखते हैं तो बांडुरा व्यवहारवाद से शुरुआत करता है, क्योंकि ये वातावरण की बात कर रहा है। और वातावरण की बात कौन करते हैं साथियों, कि जो कहते हैं वातावरण से सीखता है वो व्यवहारवादी होते हैं। तो ये व्यवहारवाद से शुरुआत करता है, लेकिन ये पहुंच कहां जाता है, ये कहता है थिंकिंग से सीखेगा। भाई वातावरण है, लेकिन उस वातावरण को समझेगा किससे, अपनी संज्ञान की शक्तियों से, कॉग्निनेशन से। इसलिए संज्ञानात्मक शक्तियों की जब बात करता है, थिंकिंग की बात करता है, तो ये संज्ञानवादी विचारक हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना कि संज्ञानवादी विचारक हो जाता है। इसलिए कई बार कहा जाता है कि बांडुरा ने व्यवहारवाद और संज्ञानवाद को लिंक करने का प्रयास किया, इनको जोड़ने का प्रयास किया। पर बेसिकली अगर इसको ये देखा जाए कि अगर आज हम इस सामाजिक अधिगम सिद्धांत को व्यवहारवाद की कैटेगरी में रखेंगे या संज्ञानवाद की कैटेगरी में रखेंगे, तो साथियों इसने आज हम इसे संज्ञानवादी कैटेगरी में रखेंगे। उम्मीद करता हूं साथियों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले ही वीडियो में हम, जो कि जर्मन्स ने दिया है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, कोहलर, वर्दीमर और कोफा का, उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।